नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों की शुरुआत करने जा रहे हैं उस राज्य का नाम है देवभूमि उत्तराखंड। तो आज मैं आपसे जिस राज्यों के नवाचारों पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और जिस राज्य की आज हम पहली केस स्टडी उठा रहे होंगे उस राज्य का नाम उत्तराखंड है। मतलब हमें इस नवाचार पुस्तिका में जो भी नवाचार प्राप्त हुए और जो भी नवाचार हम आपसे भी कुछ दिनों तक साझा करेंगे वो उत्तराखंड के शिक्षकों द्वारा ही हमें प्राप्त हुए। और इस कड़ी में आज मैं आपसे उत्तराखंड की नवाचार पुस्तिका का एक केस स्टडी जिसका नाम पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता है, उसके अंतर्गत दो नवाचार साझा कर रहा हूँ। क्या है वो नवाचार, क्या डिस्कस करना चाहते थे शिक्षक उसके माध्यम से, क्या बच्चों में किस तरीके से क्रियान्वित किया गया, ये सारी जानकारी मैं आपको सेशन के अगले हिस्सों में दूंगा। हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मेरे आपसे अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज एक कागज और पेन लेकर के बैठिए और उन प्रश्नों को लिखते जाइए। सेशन के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां आपके मन में अगर कोई भी ऐसे प्रश्न है जो कि इस केस स्टडी से संबंधित या फिर नवाचारों से संबंधित या फिर ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर कैसे आप अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आपको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हो सकता है इत्यादि ऐसे प्रश्नों के उत्तर मैं निश्चित तौर पर आपको देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन तमाम शिक्षकों, उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को, इस वेबिनार को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं या देखेंगे, तो आप उन तक अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फेसबुक पे अगर हमें देख रहे हैं या जूम पे देख रहे हैं तो चैट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमसे साझा कर सकते हैं या फिर अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। या फिर अगर आप सीधे बोल करके, संवाद करके अपने प्रश्न करना चाहते हैं या फिर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप जूम के माध्यम से सीधे बोल करके अपने प्रश्न या अपने अनुभव हमारे साथ और देश के उन सभी शिक्षकों एवं व्यक्तियों के साथ साझा कर सकते हैं। आइए तो बढ़ते हैं आज की स्टडी के तरफ जिसका नाम मैंने आपको बताया पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता है। इस केस स्टडी के अंतर्गत मैं आपसे दो नवाचार साझा करूंगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्यावरण का महत्व क्या है। तो पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित होना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। अगर पर्यावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं है तो यकीन मानिए इसके संतुलन के बिगड़ने से धीरे धीरे मानव जीवन का अस्तित्व, हम सब का अस्तित्व खतरे में चला जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि समाप्ति हो जाए। पाश्चात्य सभ्यता या अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो शायद उनको ये बात बाद में समझ में आई, लेकिन भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो बहुत पहले से ही या शायद वेदों के दौर में शुरुआत में ही हमारे मनीषियों, हमारे ऋषि मुनियों को ये बात पता थी कि अगर मानव जीवन के अस्तित्व को बरकरार रखना है तो हमें पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, अंतरिक्ष मतलब जिसे हम आकाश बोलते हैं एवं वायु के अस्तित्व को हमें बरकरार रखना पड़ेगा। इन पांचों तत्वों को हमें संतुलित एवं स्वच्छ, साफ सुथरा रखना होगा। इसीलिए कहा भी गया है कि पंच संतु पुरुष अभिवेशतायन्तः पुरुषे अर्पितानि। उन्होंने इस तथ्य का भी भान था कि यदि इन पंच तत्वों में से जैसा मैंने कहा एक भी दूषित हो गया तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर मानव पर, इंसान पर, प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों पर पड़ेगा और इसका दुष्परिणाम हम सब जानते हैं कि अगर हमने अपनी प्रकृति को संतुलित नहीं रखा, हमने पर्यावरण को बेहतर तरीके से नहीं रखा तो इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। आप आसपास भी उठा करके देख लीजिए कि अगर हम जो रिसोर्सेस हमें प्राप्त हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हानि हम सबको
महसूस होती है, उसका सामना करना पड़ता है। कई जगह ऐसे है, आज से अगर 100 साल पहले हम किसी से ये कहते कि पानी की भी कीमत लगाई जाएगी या पानी बॉटल में लीटर के रेट में मिलेगा, ऑक्सीजन भी बिकेगी, तो शायद लोग यकीन नहीं करते कि ऐसा भी कभी संभव है कि ये तो प्रकृति ने मुफ्त में सभी को दिया है, चाहे पानी हो या फिर ऑक्सीजन हो, इसकी कीमत कैसे लगाई जा सकती। लेकिन आप सब हम सब पानी की बोतल खरीदते हैं, राइट। हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हमने सही तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं किया, या फिर जो रिसोर्सेस हमारे पास है उनको हम बेहतर तरीके से संतुलित नहीं रख पाए या संतुलित रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से या तो ये रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एक बहुत छोटी सी बात, हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करते हुए वॉश बेसिन का नल खुला रखते हैं। आपको पता है कितना पानी, 2 मग में जहां ब्रश हो जाना है या 3 मग में, वहां पे 3-4 बाल्टी 5 बाल्टी पानी खराब होता है। ऐसे शावर में बहुत सारा पानी खराब होता है। और ये जानकारी बहुत आवश्यक है हम सबके लिए जानना, और सिर्फ जानना ही नहीं, इन्हें अनुसरण करना और अपने बच्चों तक पहुंचाना। इसी प्रकार पानी को क्योंकि हमने दूषित किया, साफ सफाई नहीं मेंटेन की, अपनी नदियों तालाबों को साफ नहीं रखा, पूरा कचरा इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का उसमें जाके मिलता है, लोग गाय भैंस उसमें नहलाते हैं, कपड़े बगल में धुलते हैं, जिसकी वजह से पानी दूषित होते गए और स्वच्छ पानी की धीरे धीरे कमी होती गई। पर्यावरण को वैसे भी मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और टीचर ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया, एक स्टडी दी जिसका नाम रखा पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता। क्योंकि अगर हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, हम तभी स्वस्थ रह पाएंगे, हम तभी स्वच्छ रह पाएंगे। और अगर ये हैबिट, पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी, सुरक्षा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी अगर बचपन में ही बच्चों के अंदर डाल दी जाए, तो ये हैबिट उनमें जीवन पर्यंत रहेगी। वो पानी के महत्व को समझेंगे, वो साफ सफाई के महत्व को समझेंगे, वो स्वयं को साफ सुथरा, अपने घर को साफ सुथरा और उससे होता हुआ समाज को भी साफ सुथरा रखना सीखेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने केस स्टडी दी, जिसमें पहली केस स्टडी में आज आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है विद्यालय या हमारा विद्यालय स्वस्थ विद्यालय। पर्यावरण एवं स्वच्छता के महत्व को बताने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। आसपास सुंदर और आकर्षक प्रकृति से खुशी मिलती है, हम सब जानते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ प्रकृति का होना या स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण का होना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता नवाचार के माध्यम से टीचर्स ने ऐसे कुछ तरीके बताए, जिससे किस तरीके से हम स्वयं को स्वस्थ एवं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए किस तरीके से विद्यार्थियों को पर्यावरण का महत्व समझाया जा सकता है और किस तरीके से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि वो अपने पर्यावरण को मेंटेन रखे, उसे साफ सुथरा एवं सुरक्षित रखें। इसी के तहत जो पहला इनोवेटिव आइडिया है वो है हमारा विद्यालय स्वस्थ विद्यालय। इसके अंतर्गत विद्यालय में स्वच्छ वातावरण विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए विद्यालय में कूड़े का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने समुदाय से संपर्क किया, और समुदाय के संपर्क से हरा एवं नीला 2 तरीके के डस्टबिन बनाए जा सकते हैं, या फिर टीचर स्वयं भी चाहें तो जो पुराने पड़े हुए बास्केट हैं या फिर कार्टन है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें गीला कचरा सूखा कचरा रखा जा सकता है। और बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि इसमें वो गीला कचरा सूखा कचरा या फिर जैविक या अजैविक कचरे को फेंके। बच्चों को शिक्षक सबसे पहले पर्यावरण के महत्व को समझाते हैं और उन्हें यह समझाया जाता है कि पर्यावरण को साफ रखना, स्वच्छ रखना क्यों हमारे लिए आवश्यक है। अगर एक बार ये बात बच्चों के अंदर गहरे से बैठ कर गई कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना जरूरी है, तो यकीन मानिए वो इसको अपने जीवन में भी लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे।
शिक्षक सबसे पहले बच्चों को पर्यावरण के महत्व को समझाते हैं, पेड़ पौधों के, पानी के और हमारी प्रकृति के बेहतर रखरखाव की जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। उसके बाद समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है। यदि कोई डोनेट करना चाहे, कोई इस तरीके से डिब्बे, पुराने ड्रम या कैनिस्टर वगैरह है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर पुराने कार्टन जो है उनको रखा जा सकता है। उनको बोर्ड उन पे एक स्टिकर चिपका दिया जाता है, गीला कचरा सूखा कचरा के नाम से, या फिर हरे या नीले कलर का अगर कोई ड्रम या कनिस्टर है तो उसको पेंट किया जा सकता है और उसको हरा और नीले कलर का बनाया जा सकता है। इसके बाद शिक्षक अगर गड्ढे की व्यवस्था है तो बहुत सही, अगर कोई ऐसा स्पेस है जहाँ गड्ढा खोद करके जैविक कचरे को फेंका जा सकता है तो शिक्षक ये जानकारी भी बच्चों को देते हैं। अब अक्सर देखा गया है कि बच्चे पेंसिल शार्प करते हैं या फिर जो कागज है उसको फेंक देते हैं, या तो क्लास में फेंक देते हैं या डस्टबिन में फेंकते हैं। उसको किस तरीके से विद्यालय को स्वच्छ रखा जा सकता है, ये बच्चों को समझाया जाता है और टीचर एहसास कर कराते हैं कि हमारा विद्यालय है और इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी हम सबको मिलकर ही करनी है। इसके तहत जो पहला प्रयास शिक्षक करते हैं वो ये करते हैं कि जैविक और अजैविक कचरे का प्रबंधन बताते हुए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के फायदे गिनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद एक विद्यार्थियों को निर्देशित करते हैं कि आप कचरा ऐसे खुले में नहीं फेंकेंगे, बल्कि कचरा फेंकने के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है और उसमें बच्चों को बोला जाता है कि आप सारा कचरा जो होगा इसी गड्ढे में दो या एक दो गड्ढे बना सकते हैं कि जैविक क्या है, जैविक कचरा आप इस तरीके से इनमें फेंकेंगे। अब शिक्षक विद्यार्थियों को खुले में कचरा फेंकने और उनके हानिकारक परिणामों के बारे में बताते हैं, किस तरीके से जैसे आप पैकेट या पन्नियां पॉलिथीन ऐसे सड़कों में फेंक देते हैं, उसे जानवर खा लेते हैं कई बार और जिसके कारण चोक हो जाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो सकती है। इसके बाद इससे जो संक्रमण के खतरे होते हैं शिक्षक इनके बारे में बच्चों को अवगत कराते हैं। अब जैविक कचरों के निदान के लिए शिक्षक बच्चों को कंपोस्ट तैयार करना भी सिखा सकते हैं, या कंपोस्ट तैयार करना भी सिखाते हैं। एक गड्ढा खोदा जाता है एक निश्चित दूरी पर विद्यालय से, उस गड्ढे में बच्चों को बोला जाता है कि आप जो जैविक कचरा है उसको फेंक सकते हैं, जैसे कागज हो गया, पेंसिल के शार्पनर जो आप छीलते हैं, जो छीलन निकलता है वो हो गया, टिफिन का आपका कुछ खाना बचता है, हालांकि खाना फेंकना नहीं चाहिए और इसीलिए शिक्षक बच्चों को भी बताते हैं कि उतना ही लो थाली में जो फेंका ना जाए, नाली में तो खाना में फेंकना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप उसको भी इसमें फेंक सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय की साफ सफाई में शिक्षक एवं बच्चे या विद्यार्थी सहभागिता निभाते हैं और जो सूखा कचरा होता है, पत्तियां होती हैं, सब्जी के छिलके, मध्याह्न भोजन से निकली सब्जी के छिलके इत्यादि होते हैं उनको, और जो अजैविक कांच है या प्लास्टिक है उनको अलग रखा जाता है। अब बच्चे जैविक कचरों से कंपोस्ट तैयार करते हैं और अजैविक कचरे को समय समय में समुदाय की सहभागिता से इसको साफ किया जाता है। इसके बाद गड्ढे के निर्माण के लिए शिक्षक चाहें तो समुदाय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं और समुदाय से सहायता लेकर एक गड्ढे का निर्माण किया जा सकता है। प्रतिदिन जो जूठन या कचरा इकट्ठा होता है, जो कूड़ा इकट्ठा होता है, जो कागज आदि के रद्दी इकट्ठे होते हैं, उनको उस गड्ढे में फेंका जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट उसका तैयार किया जाता है। कंपोस्ट तैयार करने के बाद जब वो 5-6 महीने में, 4 महीने में धीरे धीरे वो खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में आ जाता है, तो शिक्षक बच्चों की मदद से उस खाद को, जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यालय में जो पौधे लगाए गए हैं, जो वृक्ष लगाए गए हैं, उनको उनको उनमें इस खाद को डालने के लिए, जिससे पौधे और भी ज्यादा बेहतर रूप से तैयार। तो इस तरीके से पहला प्रयास किया जाता है शिक्षक के द्वारा कि किस तरीके से हम विद्यालय को साफ रख सकते हैं। दूसरा प्रयास इसमें शिक्षक ने दिया कि 10 मिनट में स्वच्छता। 10 मिनट में स्वच्छता किस तरीके से निभाई जा सकती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षक ने कहा कि सर हम क्या करते हैं कि क्योंकि विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है और उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होती है, शिक्षकों की होती है, और क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थी अपना अधिकांश समय गुजारते हैं, टीचर ने कहा कि क्यों ना हम सब एक प्रण ले, एक टाइम डिसाइड करें कि रोज सुबह 10 मिनट के लिए जब विद्यालय आएंगे तो सबसे पहले हम विद्यालय की साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे और उस 10 मिनट में हमें विद्यालय
को साफ रखना है और उन्होंने इसके लिए इस गतिविधि का नाम रखा 10 मिनट में स्वच्छता। प्रार्थना सभा से जब बच्चे स्कूल आते हैं, प्रार्थना सभा से 10 मिनट पहले एक टाइम लोकेट किया जाता है, घंटी बजती है, शिक्षक उसके लिए 3-4 घंटी का ऐसा कुछ रख सकते हैं, टन 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 कई बार घंटी बजाई जा सकती है, घंटी बजती है और विद्यार्थी 10 मिनट के लिए अपने विद्यालय में साफ सफाई में जुट जाता है। अब शिक्षक बच्चों को 10 मिनट के लिए अपने कक्षा कक्ष को सुसज्जित करने के लिए कहते हैं। सारे बच्चे अपने अपने कक्षा कक्ष को सुसज्जित करते हैं। अगर कहीं कचरा वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको डस्टबिन में फेंकने के लिए कहा जाता है और अपने विद्यालय को साफ रखने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ जैसे क्लास में कई बच्चे हैं तो आधे बच्चों को कक्षा कक्ष की जिम्मेदारी और हर क्लास से आधे आधे बच्चों को विद्यालय की जिम्मेदारी रोटेशन बेसिस पे दी जा सकती है। इससे कक्षा कक्ष तो साफ होगा ही, जो विद्यालय प्रांगण है वो भी साफ होगा और बेहतर लगने लग जाएगा। बच्चों को शिक्षक पेड़ पौधे आदि को भी को भी लगाने, उनमें पानी डालने आदि की भी जिम्मेदारी इसी 10 मिनट के दौरान अलग अलग टीम या अलग अलग ग्रुप बना करके दे सकते हैं। अब इससे 10 मिनट में जब बच्चा शुरुआत के अपने 10 मिनट अपने कक्षा कक्ष को देता है, अपने विद्यालय को देता है, तो निश्चित सी बात है जब उसको साफ रख रहा है तो उसको गंदा ना करने की भी जिम्मेदारी अब उसी की होगी। बच्चे ज्यादा विद्यालय से कनेक्टेड फील करते हैं, ज्यादा लगाव महसूस होता है, वो ज्यादा विद्यालय में या कक्षा कक्ष के रख रखाव में ध्यान देते हैं। पहले जो हर जगह यहाँ वहां पे छुट्टी के बाद कचरा मिलता था, कई कागज के टुकड़े गोल करके बच्चों से फेंकते हुए या लड़ते, कई बार चौक के टुकड़े, पेंसिल की छील या कई बार पराठे रोटी एक्सेट्रा के दाने या टुकड़े मिलते थे, वो अब धीरे धीरे बंद हो जाता है क्योंकि बच्चे स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी को समझने लग जाते हैं। और ये आदत यकीन मानिए सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती, ये आदत धीरे धीरे उस विद्यार्थी के जीवन का हिस्सा बन जाती है और वो चाहे उसका घर हो, आगे चल करके उसका वर्क प्लेस है, उसका नौकरी वाला स्थान हो, पार्क हो या फिर उसका विद्यालय हो, सारी जगह बच्चा साफ सफाई का ध्यान रखने लग जाता है। आइए उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा, जिसे दिया अरविंद कुमार डोडिया सर ने, जो कि गवर्नमेंट यूपीएस घतोड़ा कर्णप्रयाग चमोली उत्तराखंड से। आइए बढ़ते हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है स्वच्छता पखवाड़ा। इसे दिया है शक्ति सिंह वर्मा सर ने, जो कि प्राथमिक विद्यालय खजूरी हरिद्वार उत्तराखंड से। स्वच्छता पखवाड़ा इनोवेटिव आइडिया के अंतर्गत जो इनोवेटिव आइडिया हमारे टीचर ने दिया, इन्होंने कहा कि सर विद्यार्थियों और समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधि को क्रियान्वित किया जाता है विद्यालय में। इसके अतिरिक्त इसके दौरान बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में अब साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर के क्यों हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्या महत्व है इसका, अलग अलग महत्वों के बारे में बताया जाता है और हर दिन को एक स्पेसिफिक एरिया में साफ सफाई या स्पेसिफिक क्षेत्र में साफ सफाई के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। हर दिन के लिए एक अलग अलग थीम डिसाइड की जा सकती है। उदाहरण के तौर पे सोमवार को हरा विद्यालय अभियान दिवस मनाया जा सकता है, मंगलवार को स्वच्छता प्रतिभाग दिवस मनाया जा सकता है, बुधवार को नाखून स्वच्छता दिवस मनाया जा सकता है, गुरुवार को हाथ धोना दिवस मनाया जा सकता है, शुक्रवार को व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस मनाया जा सकता है एवं शनिवार को शौचालय जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक हर दिन के लिए अलग अलग थीम डिसाइड कर देते हैं और उस दिन बच्चों को एक स्पेसिफिक समय दिया जाता है और उस दिन उस थीम को लेकर के विद्यालय में गतिविधियां या कार्य होता है। इसके लिए विभिन्न गतिविधियों के बारे में शिक्षक बच्चों को अवगत कराते हैं। नोटिस बोर्ड में विद्यालय में एक ऐसे स्थान जहां बच्चों की नजर पड़ती है, वहां पे लिख करके चिपका दिया जाता है कि किस दिन कौन सा दिवस विद्यालय में मनाया जाएगा। अब इसके बाद स्वच्छता गतिविधि को क्रियान्वित करते हुए सप्ताह को के सभी दिनों को स्वच्छता से जुड़ी विशेष गतिविधियों में, जैसे मैंने कहा, विभाजित किया जाता है। इसके लिए जैसा आपसे भी डिस्कस हुआ कि मंगलवार को हरा विद्यालय नाम की गतिविधि को क्रियान्वित किया जा सकता है, तो हरा विद्यालय गतिविधि के अंतर्गत
विद्यार्थियों को किस तरीके से विद्यालय में लगे जो पेड़ पौधे हैं किस तरीके से उनका रखरखाव करना है, उनमें पानी डालना, उनकी मिट्टी पलटना इत्यादि, ये सारी जानकारी बच्चों को दी जाती है। अब इस दिन एक स्पेसिफिक, चाहे तो लगभग जैसे आधे घंटे का समय डिसाइड कर लिया, अब आधे घंटे के दौरान सारे बच्चे पौधों की गुड़ाई करने में, उन्हें पानी देने में, नए पौधे लगाने में, और चाहे तो शिक्षक एक कॉर्नर पे एक छोटी सी बगिया भी बना सकते हैं जिसमें धनिया, मिर्ची जैसी वस्तु जो बड़ी आसानी से उगाई जा सकती हैं और इनका विद्यालय में प्रतिदिन इस्तेमाल होता है। और जो बेल वाले पौधे हैं उनको जैसे लौकी, तुरई, करेला एक्सेट्रा हो गया, इनको भी विद्यालय में बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। धनिया, मिर्ची, लहसुन जैसी यादरक जैसी जो आयुर्वेदिक औषधि हैं, इनका भी इस्तेमाल विद्यालय में प्रतिदिन किया जा सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसका तो इस्तेमाल प्रतिदिन मध्याह्न भोज में खाने में चाहिए। तो इस तरीके से विद्यालय को हरा भरा रखने की सीख दी जाती है। बच्चों को गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट आता है, हो सकता है गार्डनिंग किसी बच्चे की हॉबी हो, तो बच्चों को गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट और उनकी हॉबी डेवलप होती है, और बच्चा ये सारी चीजें भी बड़ी आसानी से सीख लेता है। दूसरा, मंगलवार का दिन स्वच्छता प्रतिभाग दिवस के रूप में मनाया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति सजग करने के लिए विद्यालय में कक्षा विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता संबंधी अनेक विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच निबंध लेखन हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, वाद विवाद नाटक हो गया, काव्य प्रतियोगिता हो गया, चित्रकला जैसी अनेक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थी स्वच्छता संबंधी कई जानकारियां इकट्ठा करते हैं। टीचर टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। एक हफ्ते पहले ही वो टॉपिक बच्चों को बताया जा सकता है और बच्चों को बोला जाता है कि आप इस पे रिसर्च करके लाइए, इस पे हम निबंध लेखन या डिबेट कंपटीशन जैसी गतिविधियां करा रहे होंगे। जिस बच्चे का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है, उस बच्चे को सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के समक्ष तालियों से सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद बुधवार को नाखून स्वच्छता दिवस मनाया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों का कारण हमारे नाखून होता है। यकीन मानिए, हाथ आप धुलते हैं उसके बाद भी अगर नाखून बढ़े तो बहुत सारी गंदगी नाखूनों में रह जाती, बहुत सारे कीटाणु नाखूनों में रह जाते हैं। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते और नाखून उनके बढ़ जाते हैं और उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है, फिर उसी हाथ से वो खाना खाते हैं जिससे उनके शरीर पे बहुत दुष्परिणाम पड़ता है और ये बीमारी का के घर बन जाते हैं नाखून। टीचर बच्चों को नाखून को छोटे रखने के महत्व को समझाते हैं और साथ ही साथ हर दिन विद्यालय में या बुधवार के दिन जैसे मैं डिसाइड किया कि बच्चों को नाखून स्वच्छता दिवस है, तो बच्चे नाखून काट के आते हैं पहले से ही विद्यालय असेंबली के दौरान सभी बच्चों के नाखून चेक किए जाते हैं और उन्हें ये भी बताया जाता है कि नाखून को हमें क्यों छोटा रखना चाहिए और क्यों बड़े नाखून रखने से हमें बचना चाहिए। हर हफ्ते हमें नाखून अपने काटने चाहिए। इसके बाद आता है बृहस्पतिवार को हाथ धोना दिवस मनाया जा सकता है, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को हाथ धोने के महत्व को समझाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आप कुछ भी काम करते हैं उसके बाद हाथ अवश्य धोएं, खाने से पहले हमें अवश्य रूप से हाथ धोना चाहिए। और बेहतर तरीके से हमें शिक्षक गतिविधि करते हुए बताते हैं किस तरीके से आप हाथों को ऐसे रगड़े, फिर ऐसे रगड़े, आप फिंगर्स के बीच भी गैप्स को रगड़े, आप अपने थंब को इस तरीके से रगड़े और फिर आप इस तरीके से घुमाते हुए हाथ को प्रॉपर धोइए। तुरंत 2 सेकंड में हाथ हमें नहीं धो लेना चाहिए, कम से कम 20 सेकंड तो आपको सोप लगाने के बाद, साबुन लगाने के बाद हाथ को धुलना चाहिए। तो इस तरीके से हाथ धोना दिवस मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को स्पेसिफिकली मध्याह्न भोज के दौरान सब बच्चों को लाइन में खड़ा करके हाथ धुलाए जाते हैं उनके, और इस हैबिट को टीचर बोलते हैं कि आप हर दिन डेली बेसिस में इम्प्लीमेंट कीजिए। साथ ही साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो बच्चों को ये भी बताया जाता है कि जो पानी है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप हाथ धो रहे हैं तो नल को आपको पूरी देर खोल के नहीं रखना चाहिए। आपने जब सोप ले लिया, हाथ जब मल रहे हैं तो नल आपको बंद होना चाहिए, फिर आप उसे वापस चालू कीजिए और फिर हाथ
धुलने के बाद नल को बंद करना हमें नहीं भूलना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि टप टप करके पानी तो उससे नहीं गिर रहा। तो इस तरीके से हाथ धोना दिवस मनाया जा सकता है। शुक्रवार को व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस मनाते हैं, जिसके अतिरिक्त यहाँ विद्यार्थियों को स्वच्छ रहने तथा स्वच्छता का स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में पूरी जानकारी दी जाती है। विद्यार्थियों को सुबह सोकर उठने से लेकर के रात में सोने तक संपूर्ण दिनचर्या में स्वच्छता को किस तरीके से शामिल किया जा सकता है और कहाँ कहाँ आवश्यकता है, ये सारी जानकारी दी जाती है। इसमें बच्चों के प्रश्न को भी शिक्षक आंसर करता है। विद्यार्थियों को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रखना, सिर की सफाई रखना, ब्रश करना, हाथ धोना और आंखों की सफाई, नाक कान इत्यादि की सफाई रखना, ये सारी बातें बच्चों को सिखाया जाता है। नहाने से क्या फायदा है, ये लाभ बच्चों को सिखाए जाते हैं। साफ कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसकी सारी जानकारी बच्चों को दी जाती है, जिससे व्यक्तिगत स्वच्छता भी मेंटेन कर पाए। इसके बाद शनिवार को शौचालय जागरूकता दिवस मनाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को शौचालय के उपयोग एवं रख रखाव का उचित तरीका के बारे में सिखाया जाता है। साथ ही विद्यालय के प्रबंधन समिति की बैठक में विद्यालय में उपलब्ध लड़कियों लड़कियों के लिए अलग अलग स्वच्छ शौचालय की उचित व्यवस्था की बात भी की जाती है। तो इस तरीके से बच्चों को हर वीक एक अलग अलग, हर दिन एक अलग अलग थीम हो सकता है और उस थीम पे विभिन्न गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं, जिससे बच्चा अपने शरीर को स्वच्छ रखने के महत्व को अपने कक्षा कक्ष से होता हुआ, अपने विद्यालय से होता हुआ, अपने घर से होता हुआ, अपने समुदाय से, अपने समाज से, देश तक को साफ रखने की बात कर सके और उसे देश से होता हुआ संपूर्ण पृथ्वी, इस ब्रह्मांड को, इस सारी अपनी प्रकृति को साफ रखने के बारे में सोच सके और उसे साफ करता रहे। ये इनोवेटिव आइडिया उत्तराखंड के टीचर्स ने दिया। तो उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो इसमें पर्वतों की रक्षा के लिए हिमाचल या हिमालय दिवस भी मनाया जा सकता है। इसके साथ सामुदायिक जागरूकता दिवस, स्वच्छता प्रदर्शनी दिवस या शुद्ध पेयजल दिवस, जल संरक्षण दिवस आदि भी कई सारे दिवस मनाए जा सकते हैं। और ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, ऐसे दिवस हम सब अपने अपने राज्यों में, अपने अपने विद्यालयों में, अपने अपने मन में भी मना सकते हैं। और हर दिन हमें अपनी प्रकृति को साफ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति स्वस्थ है, अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ है, तो यकीन मानिए तभी हम स्वस्थ हैं। अगर पर्यावरण दूषित है तो हम भी स्वस्थ या हम भी स्वच्छ किसी भी कीमत पे नहीं रह सकते। तो ये थे आज के दो इनोवेटिव आइडिया जो मुझे पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता के केस स्टडी के अंतर्गत आपसे साझा करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडिया पसंद आए होंगे और पर्यावरण के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी को हम सब बेहतर रूप से समझते होंगे और छोटी छोटी जो हम गलतियां करते हैं कई बार जाने अनजाने में, उससे हमें सबको बचना होगा। पार्क में गए, चिप्स खाया, चिप्स के पैकेट वहीं पे फेंक दिए, हमें नहीं करना चाहिए। टॉफी खाई, चॉकलेट खाई, फ्रूट्स खाए, केले खाए, हमने रोड पे फेंक दिया। पार्क में हमने फ्रूट्स खाए, हमने फेंक दिया। चिप्स रैपर्स हमने वहीं फेंक दिए। ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में भी ऐसे ही हमने पैकेट खाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये पृथ्वी भी तो एक घर ही है, परिवार ही, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ये भी तो हमारा हिस्सा ही है। और इसीलिए इसे गंदा करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसे हम जितना साफ रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और यकीन मानिए अगर ये बात हमने अपने विद्यार्थियों में पहुंचा दी, उनके मन में ये बात आ गई, उनके दिल में बात बैठ कर गई कि हमें प्रकृति के महत्व को समझना होगा, तो निश्चित तौर पे बच्चा इस महत्व को समझेगा और पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहता है। ये कई सारे देश ऐसे हैं, कई सारे एरिया ऐसे हैं जो ऐसा कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में आएंगे और कुछ समय बाद हो सकता है ये देश या वो राज्य या वो शहर आपको देखने के लिए भी ना मिले। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम पर्यावरण के अपने महत्व को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने आसपास
को बेहतर रखेंगे, अपने घर से होते हुए, अपने विद्यालय से, अपने समुदाय से, अपने समाज से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, इस संपूर्ण प्रकृति की रख रखाव की जिम्मेदारी को समझेंगे। मैं धीरेन्द्र आज आपसे यहीं पे अपने नवाचार को विराम देता हूँ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंसेस हैं, कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हो और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश के समस्त शिक्षकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर हमसे अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं। मेरे साथ नवाचारों की स्टडी में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस सफर में शामिल होते हैं, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल से मेरा मतलब है सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और इनोवेटिव आइडियाज, किसी और की स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।